बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सिंध असम्बली के इजलास के हवाले से, जो कि आज कुछ ताख़ीर से शुरू हुआ। और ये असम्बली का इजलास अहम इसलिए भी था क्योंकि ना सिर्फ इसमें सिंध के पानी के हवाले से बात की गई, बल्कि सरफराज अहमद की ये जो बरतरफ़ी की गई उसके हवाले से जो करारदाद मोहम्मद हुसैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मोहम्मद हुसैन की जानिब से जो करारदाद पेश की गई थी उस पर भी बहस हुई। इसके अलावा आज काफ़ी मेंबरान ने खिताब किया, जिसमें सबसे अहम खिताब जो था वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का था, जिनका ये कहना था कि यानी मुझे डराया जा रहा है, या उन्होंने ये भी कहा कि हम डरने वालों में से नहीं हैं, मुझ पे झूठे केस बना के डराना या मेरा नाम ECL में शामिल कर लेना, इससे हम डरने वाले नहीं हैं। साथ में ये भी कहा कि इरसा में जो नाम हमने दिए थे जिन लोगों को शामिल करने के लिए, उनको शामिल नहीं किया गया। और ये भी कहा गया कि सिंध के साथ जुल्म किया जा रहा है या ज़्यादती की जा रही है, इसलिए कि ऐसे इलाके जो टेल एंड पे आते हैं उनका पहले हक़ होता है कि उनकी इरसा में नुमाइंदगी भी हो और साथ ही साथ वो अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि एक जो कल बात की जा रही थी ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, कि प्रोटोकॉल के तौर पे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जो हैं वो रिसीव करने, यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का इस्तकबाल करने एयरपोर्ट नहीं पहुँचे। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने यह कहा कि ना तो मुझे बुलाया गया, बल्कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जिन्हें जाना चाहिए था उन्हें भी मना कर दिया गया था कि वो एयरपोर्ट ना आए। तो नाजरीन, अब यानी ये जो कल की जो बातचीत की गई थी, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उनके जवाब भी दिए गए। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस खिताब के दौरान अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा भी होता रहा, डेस्क भी बजाई जाती रहीं और साथ साथ ये खिताब भी जारी रहा। इसके अलावा सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने भी खिताब किया और उनका ये कहना था कि ख़ास तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रुकन मोहम्मद हुसैन की करारदाद की हम हिमायत करते हैं। और ये भी कहा कि दुनिया के 2 या 3 कप्तान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी टीम को इतनी फतूहात से नवाजा होगा जितनी कि सरफराज ने पाकिस्तान टीम को फतूहात दी हैं। और इंटरनेशनल रैंकिंग में पाकिस्तान टीम का साथ यानी ना सिर्फ उसका नंबर बढ़ाया, बल्कि पाकिस्तान टीम को एक ऐसे वक्त में संभाला जिस वक्त कोई भी पाकिस्तान टीम की कप्तानी करने के लिए तैयार नहीं था। यानी उनका इशारा ख़ास तौर पे अज़हर अली की तरफ था, जिस वक्त अज़हर अली भी दस्तबरदार हो गए थे और वो पाकिस्तान की कप्तानी नहीं करना चाहते थे। जब सरफराज के बारे में ये कहा गया, एक जुमला आम हो गया था कि सरफराज धोखा नहीं देगा, तो इस का जिक्र भी सिंध असम्बली में हुआ और ये कहा गया कि कोटे के हिसाब से तकरीबन 6 खिलाड़ी जो हैं वो सिंध के लिए मुख्तस कर देने चाहिए, यानी बाकायदा सिंध के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और मेंबर सूबाई असम्बली शहनाज अंसारी साहिबा, जिनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहनाज अंसारी साहिबा, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ जी, बिल्कुल मेहरबानी आपकी बहुत बहुत। मुझे बताइएगा कि आज सिंध असम्बली का जो इजलास है ना वो बड़ी अहमियत का हामिल रहा है, क्योंकि सिंध के पानी के हवाले से बात हुई है, इरसा को तनकीद का निशाना बनाया गया है और ये कहा गया है कि हमेशा से इरसा की जानिब से माजी में भी सिंध का पानी कम किया गया और अब भी कम किया जा रहा है, और जो नुमाइंदे सिंध की जानिब से इरसा में होने चाहिए थे उन्हें शामिल नहीं किया गया। फैसल वाडा साहब को दरख्वास्त किसी और लोगों की गई थी, लेकिन उन्होंने किसी और को इस कमेटी में शामिल कर लिया। क्या कहती हैं आप? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है कि हमेशा जब भी सिंध के पानी की बात हुई है तो वफाक की तरफ से यही हुआ है, लेकिन इस बार तो हद हो गई। फैसल वाडा से हम क्या तोक़ा कर सकते हैं, जबकि उनका बयान खुद ये आया है कि अगर कराची का पानी बंद किया गया तो सिंध का पानी बंद करो, तो क्या कराची सिंध में शामिल नहीं होता? सिंध और कराची एक है, सबसे पहली बात तो ये। लेकिन ये जो दूसरी बात इन्होंने वो चश्मा जहलम वाली की है, तो वो होता है इमरजेंसी में, जिसमें हम फ्लड का पानी जमा करते हैं जब पानी ज्यादा हो जाता है। अब उस चैलम को खोलने की बात, यानी कि सिंध के साथ बेवाजबी। सिंध वो शहर है, सिंध वो सूबा है, सिंध वो धरती है जो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर हमें देती है। आपको भी पता है और ये हम भी जानते हैं। और एग्रीकल्चर किस चीज पे होता है? वो पानी पे होता है। अगर उस
उस डैम में वो पानी जमा होगा, सिंध का पूरा पानी वहां चला जाएगा, वहां जमा होगा तो सिंध तो सूखा रह जाएगा, क्योंकि सिंध तो वैसे ही आखिर में आता है, आपको पता है पानी के हवाले से। जब आखिर में जो पानी बहता है वो सिंध को मिलता है। यहाँ जब आपको मालूम है एक बात कि यहाँ पानी के बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे, जब आप ही अपनी स्पीचों में कहते हैं पीटीआई वाले कि लोग डब्बे लेके लाइनों में खड़े, अगर लोग डब्बे लेके लाइनों में खड़े तो आपने भी सिंध की तरफ से वोट लिया है। तो अगर मैं उनको कहना चाहती हूँ कि अगर आपने भी सिंध की तरफ से वोट लिया है तो सिंध के लिए अगर हमारी वजीर आजम नहीं सुनता, ना हमारे वजीर आला की सुनता है, तो बराए मेहरबानी आप तो उनके मेंबर हैं, आप तो सिंध के लिए वहां लड़े, सिंध का केस वहां जाके लड़े, जिस अवाम ने आपको वोट दिया है उनके पानी के लिए लड़े, उनके हकूक के लिए लड़े। अच्छा हमारे शहनाज अंसारी साहिबा, तो यहाँ मैं ये जरूर बात करना चाहूंगा, आज असेंबली के फोरम पे आप देखें, आज असेंबली के फोरम पे सीएम साहब मुराद अली शाह साहब ने वो चीज दिखाई, वो 3-4 ऐसे खत दिखाए कि जैसे मैं वजीर आला बना हूँ, मैंने वजीर आजम को इतने इतने खत लिखे हैं। जाहिर है सूबा तो अपना हक वफाक से मांगेगा ना, जो भी खत लिखा, लेकिन एक भी खत का वजीर आजम की तरफ से उनको जवाब मौसूल नहीं हुआ है। और आज भी जो उनका आना था तो उनका ये बिल्कुल उन पे ये वाजिब बनता था कि वो सिंध के वजीर आला को, जो सिंध के सरबराह है, जो सिंध के बड़े हैं, जो सिंध के वजीर आला चीफ मिनिस्टर, उनको आगाही जरूर दी जाती क्योंकि वो उनके सूबे में आ रहे थे। लेकिन उनको कभी भी, जब भी वजीर आजम यहाँ पे आए हैं, ये सिलेक्टेड नियाजी साहब, कभी भी हमारे सीएम साहब को किसी भी बात की ना दावत दी गई है ना बताया गया है। तो ये बातें सोचने वाली है कि सिंध के साथ ऐसा सुलूक क्यों, जबकि 3 सूबों के साथ तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन सिंध के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? शहनाज अंसारी साहिबा ये बताइएगा कि देखिए जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मेंबरान जिनका ताल्लुक कराची से है, उनको खुसूसी तौर पे सिंध हुकूमत से शिकायत यह है कि कराची को उसका पानी फराहम नहीं किया जाता, यानी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है वो कराची के साथ उसके पानी की मुनसिफाना तकसीम नहीं करता। ऐसे इलाके जहाँ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं वो इलेक्ट हुए हैं, वहाँ पे पानी की बंदिश रखी जाती है, पानी सप्लाई नहीं किया जाता, लोगों को परेशान किया जाता है ताकि लोग टैंकर लेने पर मजबूर हों। देखिए ये आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ, कराची में जो पानी इस्तेमाल होता है वो कहाँ से आता है? वो किंजे झील से आता है पानी, वो किंजे झील से यहाँ पे साफ होके पानी आता है और यहाँ पे जितना हो सकता है, जिनकी जितनी डिमांड होती है सबको पानी मिलता है, हर किसी को मिलता है। और ये जो टैंकर वाला आप बता रहे हैं, ये सरकार की तरफ से थोड़ी बहुत फीस होती है और सब लोगों के पास वो टैंकर आते हैं और वो मखसूस इलाकों में होते हैं, डिफेंस वाले इलाकों में लोग कुछ टैंकर लेते हैं और वहाँ पे डिफेंस में कोई जैसा कैसा बंदा तो रहता नहीं है, तो इनको चीख पुकार तो करनी नहीं चाहिए कि पानी के लिए हमें प्रॉब्लम होती है। बाकी दूसरे इलाकों में आप चले जाओ, वहाँ पे पानी सबको मिलता है और टाइम पे पानी फ्री में वहाँ मिलता है सबको। शहनाज अंसारी साहिबा, आपने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ख्वाजा इजहार का शायद खिताब सुना हो, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कराची के पानी की बात हो, किसी और मसले की बात हो, लेकिन ना तो कहीं हमारा नामो निशान होता है, ना हमारे मेयर को कहीं बुलाया जाता है और बाला बाला ही तमाम फैसले कर लिए जाते हैं। यानी कराची के मसाइल के हल की बात की जाती है, कराची की आवाम के लिए रोज़गार का फैसला किया जाता है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पे भी बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाया गया और ये कहा कि कराची की मुलाजमतों का फैसला किया जाता है, कराची की नुमाइंदगी नहीं होती। कराची की बल्दियाती मसाइल के हल के लिए इजलास किए जाते हैं, मेयर कहीं मौजूद नहीं होता। आप क्या समझती है, क्या ये गिला दुरुस्त नहीं है? ऐसी बात नहीं है। आप मेरी आंख से, आपकी सोशल मीडिया की आंख बड़ी तेज है और वो देख रही है हर चीज। और बाल दफा तो ऐसा होता है कि जो चीजें हमें नजर नहीं आती, आपके तवज्जुह से वो चीजें नजर आ जाती हैं, आपकी मेहरबानी से। तो जहाँ भी कोई भी ऐसा प्रोग्राम हुआ है तो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर के साथ भी आपने मेयर को देखा होगा सफाई के टाइम, या ये आप देखें जो मेयर है उसके पास काफी स्वीपर्स हैं, उनकी तनख्वाहें मिलती हैं उनको, वो काफी अमला है उनके पास। अगर सफाई का मसला आए तो क्या हम उससे नहीं पूछ सकते? उनकी बजट है मेयर की, ये पता नहीं क्यों नहीं मानते कि मेयर को कुछ नहीं मिला। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो इस्तीफा दे दे।
देखिए, मकसद उनके कहने का ये था कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो, केडीए हो, एसबीसीए हो, ये तमाम इदारे सिंध हुकूमत की ज़ेर निगरानी आते हैं। केएमसी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इदारे बल्दियाती हैं लेकिन सिंध हुकूमत के अंडर में काम कर रहे हैं। देखो, इजहार भाई की हम बहुत बड़ी इज्जत करते हैं, वो हमारे सीनियर वो रहनुमा है और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात है कि उन्होंने एक दूसरी बात ये भी कही थी कि डोमिसाइल के हवाले से कि कराची का डोमिसाइल नहीं होता है और वहाँ के डोमिसाइल पे यहाँ पे जा मिलते, तो कराची और वहाँ की बात अलग नहीं है। अगर वहाँ के डोमिसाइल वाले को कराची में नौकरी मिल गई तो क्या ये कोई गलत बात है? मैं नहीं समझती कि कोई गलत बात है ये। तो ख्वाजा इजहार साहब ने काफी ऐसी आज तलक बातें की जो बिल्कुल नागवार थी। मतलब कि ये तो सिंध के बंटवारे की भी बात करते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद यू टर्न लेके सब फिर कहते कि हम इस बात में शामिल नहीं है, हमने तो कभी सिंध की तकसीम नहीं चाही थी, ना ही करना चाहते, लेकिन फिर अपनी स्पीच को घुमा फिरा के वहीं पे बात को खत्म करते हैं कि ये बात करनी है, वो करनी है। शहनाज साहिबा, ख्वाजा इजहार साहब के कहने का मतलब ये था कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जो मेरिट लिस्ट जारी हुई इम्तिहान पास करने के बाद, उसमें जहां सिंध अर्बन यानी सिंध के शहरी इलाकों की या शहरों की जानिब से नुमाइंदे उसमें सेलेक्ट होने चाहिए थे, उनकी जगह बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे थे जो सिंध के देही इलाकों से ताल्लुक रखते थे। इसमें एक फैमिली ऐसी भी थी पूरी जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की आला पोस्ट पर फाइज है और उनके बच्चों ने एक ही एग्जाम में, यानी आपको पता होगा किस कदर मुश्किल एग्जाम होता है मुकाबले का इम्तिहान, और बिल्कुल बिल्कुल होता उसमें है, बिल्कुल एक ही फैमिली के 2 लोग या 3 लोग अगर अलग अलग डोमिसाइल्स के ऊपर आए, उसमें से 2 जो एक भाई और एक बहन हो वो दही डोमिसाइल पे हो, एक शहरी डोमिसाइल पे हो, तो सवाल तो उठते हैं ना। शहनाज अंसारी साहिबा, ये बात उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की थी। अच्छा देखिए, अगर कोई देही इलाके का बच्चा, अगर किसी अखबार बेचने वाले का बच्चा आ जाता है, इसके अगर मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं तो इसमें कोई गुनाह तो नहीं ना कि अगर देही इलाके का बच्चा अगर पब्लिक सर्विस कमीशन में पास हो जाता है तो ये तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। सबको आगे आना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए। अगर कोई बच्चा अपनी मेरिट पे आता है तो आने दीजिए उसको, इसमें कौन सी इशू की बात है? नहीं, आप बिल्कुल सही फरमा रही है, लेकिन बात ये होती है कि देखिए अभी इंटर कॉमर्स के शहनाज अंसारी साहबा, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, देखिए आप जो मिसाल दे रही हैं, इस बार मेरिट पे आ चुके हैं, आपने देखा है। अब इस बार अखबार वाले का बच्चा देख ले आप, अभी इंटर कॉमर्स का सालाना नतीजा आया है, क्या बन गया है। ये मेरिट पे नहीं आए हैं, नहीं सब मेरिट पे आए हैं। अभी इंटर कॉमर्स का सालाना नतीजा आया है जिसमें अनस हबीब नाम का जो तालिब इल्म है वो एक अखबार हॉकर का फर्जंद है और वो कामयाब हुआ है, पहली पोजीशन उसने ओवरऑल ली है। बड़ी बात है, तो खुशी की बात है ना, खुशी की बात है, बड़ी बात है। तो इस चीज से दिल बड़ा करके आपको समझना चाहिए कि जो बच्चे शहनाज साहिबा, आप मेरी बात तो सुने। यहाँ बात अखबार बेचने वाले की बेटे की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के एक आला ओहदे पर फाइज शख्स की, जिसके अपने बच्चे, अपनी बेटी, 2 बेटे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम पास करके आते हैं। उस हवाले से वो बात कर रहे थे। देखिए, गरीब का बच्चा अगर ऊपर आएगा तो कराची में भी ऐसे गरीब मौजूद हैं। अगर वो पढ़ के बच्चे मेरिट पे आए तो क्या उनको नहीं आना चाहिए? क्या ये उनका ये उनकी खराबी है या ये उनका कोई गुनाह है कि ये उसका बेटा था या उसकी बेटी थी ऑफिसर की? अगर ऑफिसर का बेटा आ जाता है तो क्या, अगर मेरा बाप टीचर है उस स्कूल का और उस स्कूल में मैं नंबर 1 पे पोजीशन ले लेती हूँ अपनी मेहनत से, तो इसमें मेरे बाप का कसूर या मेरा कसूर हो गया? ये तो बात गलत है ना मेरे भाई। चलिए ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपने हमारे इस आज के प्रोग्राम में शिरकत की। शहनाज अंसारी साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेंबर सूबाई असेंबली हमारे साथ लाइन पर मौजूद थी, जिनका कहना ये था कि अगर कोई मेहनत करके मेरिट पे नंबर लेकर अगर आ जाता है, चाहे उसका डोमिसाइल एक ही ख़ानदान में से 2 लोगों का डोमिसाइल देही इलाकों का हो, 2 लोगों का डोमिसाइल जो है किसी शहरी इलाके का हो, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई मेरिट पर आ रहा है तो उसे फिर आने देना चाहिए, उस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ इसी के साथ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।
नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम बात कर रहे हैं सिंध असम्बली के आज के इजलास के हवाले से, जिसमें ख़ास तौर पे सिंध के पानी के हवाले से मसाइल डिस्कस किए गए। सरफराज अहमद की कप्तानी के हवाले से इस पर बहस की गई आज सिंध असम्बली में। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और साथ ही साथ मेंबर सूबाई असम्बली हैं जनाब बिलाल गफ़ार साहब। अस्सलाम वालेकुम बिलाल गफ़ार साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम सर। सिंध असम्बली में आज सिंध के पानी के हवाले से बात की गई और ख़ास तौर पे वफाकी वज़ीर बराए ख़ास तौर पे यानी फैसल वाडा को इल्ज़ामात का निशाना बनाया गया कि उनको जो नाम दिए गए थे वो उन्होंने शामिल नहीं किए इरसा में, और जिसकी वजह से मुनसिफाना तकसीम जो है पानी की वो नहीं हो पा रही है और सिंध का अगर पानी कम किया गया तो फिर एहतजाज किया जाएगा। क्या कहते हैं सर आप? देखें, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ग्रैंड GDA और MQM जो तीन बड़ी पार्टीज हैं आपकी जॉइंट अपोजिशन की, और पीपल्स पार्टी, सबने एक जॉइंट रेजोल्यूशन आज पास किया है। उसमें हमारा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने जो इनिशियल जो रेजोल्यूशन आई थी उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स करके वो रेजोल्यूशन पास की गई है, जो एक खुशाइन बात है। और इसमें ये प्रिंसिपली एवरीवन इज एग्रीड कि जो सिंध के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, और जो सिंध का अगर पानी का कोई शेयर कम किया गया तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। दूसरी बात जो खुशाइन बात ये है कि जो सिंध की जो चीफ मिनिस्टर है उनसे हाउस ने रिक्वेस्ट की है कि आप फेडरल गवर्नमेंट से ये इश्यू रेज करें, और जो इरसा का मेंबर, जो फेडरल का जो नुमाइंदा जो सिंध से नहीं लिया गया, क्योंकि से हर सूबे से एक का तो नुमाइंदा है, जो फेडरल का नुमाइंदा सिंध से नहीं लिया गया, जो एक पिछले दौर में एक पास ये एग्जाम्पल्स थे कि फेडरल का जो नुमाइंदा था वो सिंध से होता था, कि सिंध टेल एंड पे और सिंध को पानी नहीं मिलता, तो उसमें जो रिजर्वेशंस हैं वो आप है ना ओपनली फेडरल गवर्नमेंट को बताएं और उसको आप रिक्वेस्ट करें कि वो उस पर विड्रॉ करें और उस पर नजरसानी करें। तो ये जहाँ पे सिंध के जो जेन्युइन राइट्स हैं उस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे हैं और हम सिंध के पानी के कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बिलाल गफ़ार साहब, कहा यह जा रहा है कि 11 साल से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुकूमत में है उन्होंने साफ पानी मुहैया करने के लिए क्या इकदाम किए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे। बिलाल गफ़ार साहब, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान और ख़ास तौर पे फैसल वाडा के हवाले से कि उनका कहना यह है कि अगर कराची को उसका पानी नहीं मिलेगा तो सिंध का पानी भी फिर बंद किया जाएगा। और मतलब सर, क्योंकि फैसल वाडा का ताल्लुक भी कराची से है, यानी कराची से ही मुंतखब होके वो नेशनल असम्बली में गए हैं, वफाकी वज़ीर हैं आबी वसाइल के। तो जो एक क्वेश्चन मार्क है वो ये लगाया जा रहा है कि आखिर सिंध की, यानी जब एक ऐसा वफाकी वज़ीर जिसका ताल्लुक कराची से है, कराची जिसका जो कि सिंध सूबे में शामिल है, तो फिर उनके होते हुए सिंध के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? तो सब पहले कैटेगरली इसको देख लें कि कराची इज अ पार्ट ऑफ सिंध, और कराची और जो बात करते हैं कि कराची और सिंध, तो ये तो हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको बिल्कुल कैटेगरली डिनाई करता है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। कराची इज अ कैपिटल ऑफ सिंध, तो चाहे कराची का पानी हो या इंटीरियर सिंध का, रूरल सिंध, आप यूं कह लें रूरल सिंध और अर्बन सिंध का जो पानी का मसला है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। कल हमारी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से भी बात हुई थी और इसमें हमने रिजर्वेशन शो किए थे, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको हमें यकीन दहानी करवाई है कि सिंध के साथ कोई नाजायज नहीं होगा। बिलाल गफ़ार साहब, आज असेंबली में खिताब के दौरान सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह का ये कहना था कि जो उनके लिए ये बात कही जा रही है कि प्रोटोकॉल के तौर पे वो यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को रिसीव करने या उनका इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट नहीं गए। उनका ये कहना है कि जी उनको बुलाया ही नहीं गया, और ना सिर्फ उनको नहीं बुलाया गया बल्कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को भी मना कर दिया गया कि वो भी एयरपोर्ट तशरीफ ना लाएं। क्या ये बात दुरुस्त है? मुझे एक बात बताएं कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव जो है प्रोविंस के वो मुराद अली शाह साहब है, तमाम इदारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं या दूसरे जो इदारे हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं वो डायरेक्ट आते हैं आपकी चीफ मिनिस्टर के अंदर।
तो ऑब्वियसली ये तो हो ही नहीं सकता कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस को इंफॉर्मेशन ना हो कि प्राइम मिनिस्टर इज अराइविंग इन कराची या वो आ रहे हैं। तो ये तो बात मैं मानने के लिए नहीं तैयार कि सीएम ऑफिस वाज नॉट अवेयर, क्योंकि मेरे पास भी है ना नोटिफिकेशन, वो एक पूरा शेड्यूल आया था और उसकी कॉपीज जो थी वो सीएम हाउस में भी था। तो ये तो अब मानने की बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, जो सीएम जो है वो कल से है ना एक नाराज दामाद की तरह कह रहे हैं कि मुझे बुलाया गया नहीं, मुझे बुलाया नहीं गया। मुझे एक बात बताएं कि यही जिसका फैसल वादा की बात कर रहे हैं, क्या प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, क्या वो रिसेंटली उन्होंने सीएम हाउस में क्या उन्होंने मुराद अली शाह साहब से बिल्कुल मुलाकातें हुई है? एक्चुअली मुराद अली शाह साहब जो हैं वो घबराए हुए हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत वीक है, क्योंकि उनके ऊपर जो केसेस बने हुए उनको डर है कि वो कभी भी अरेस्ट हो जाएंगे। तो ये सारा जो है अपनी फ्रस्ट्रेशन जो फेक अकाउंट के जो केसेस इनके ऊपर बने, ये सारी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल लें। सर, उनका तो कहना है ना कि उनको झूठे केसेस से, जो आज उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे कहा है कि उनको झूठे केसेस से डराया नहीं जाता, उनका नाम ईएसएल में शामिल किया गया है, हालांकि ईएसएल मतलब ईसीएल में शामिल नहीं हो सकता था। इसके साथ ही साथ ये भी उनका कहना था कि मतलब उनको धमकियां देनी बंद की जाएं। तो किस किस्म की धमकियां दी जा रही हैं सीएम को, यानी सिंध के वज़ीर आला को किस किस्म की धमकियां मिल रही हैं? अच्छा, मुझे तो ये नहीं पता कि वो किन धमकियों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये इतना कह सकता हूँ कि उनका जो टोन जो फ्लोर ऑफ द हाउस होता है वो बड़ा अग्रेसिव होता है। वो जब आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है या डिसअपॉइंटेड होता है और एक फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहता है तो वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे निकालते हैं। दूसरी बात कि जो कहते हैं कि केसेस, ये हमेशा ये लोग पीपल्स पार्टी मजलूम बने हुए होते हैं कि हमारे साथ ना ज्यादती हो गई, हमारे साथ पता नहीं फेक केसेस बन गए। आज तक आपने इन्होंने की किसी मिनिस्टर या किसी इनके लीडरशिप से सुना है कि हमने चोरी नहीं की? ये कभी भी नहीं डिफेंड करेंगे। और भाई अगर आपने चोरी नहीं की तो प्रूफ करो कि आपने चोरी नहीं की। खुर्शीद शाह का केस हो या दूसरे जो मिनिस्टर है उनके केसेस हो, मुझे एक बात बताएं कि जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे ये आपके मुराद अली शाह साहब, तो इनके ऑर्डर पे कायम अली शाह की डायरेक्शन पे जो ठट्टा शुगर मिलती जिसकी रिजर्व प्राइस से एक जो बनी थी, उस रिजर्व प्राइस से कम आपने ओमनी ग्रुप को बेच दी। क्यों बेची? ये इनके ऊपर केस बना हुआ है। जो फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, जो सिंध बैंक का स्कैंडल है, जो ओमनी ग्रुप के स्कैंडल्स हैं, उसमें मुराद अली शाह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। अच्छा, मुझे बताइएगा बिलाल गफ्फार साहब के कप्तान, साबिक कप्तान सरफराज अहमद के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं का या मेम्बरान का जिनका ताल्लुक सिंध असेंबली से क्या स्टैंस रखते हैं? मतलब पार्टी ओपिनियन क्या है इस हवाले से कि आप सरफराज अहमद को मतलब बैक कर रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी हुई है या नहीं हुई है? मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को दोनों को अलग अलग करना चाहिए। स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को नहीं करना चाहिए। सरफराज हमारे कैप्टन थे, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो उनको रेस्ट दिया जाए, वो अपने परफॉर्मेंस में फिर टीम में वापस आए। ये तो हमने बहुत मरतबा हमने नहीं सर, पार्टी स्टैंड क्या है? आप क्या कहते हैं? सरफराज के साथ ये ठीक हुआ है टीम से ड्रॉप कर देना, कप्तानी से हटा देना? आर यू मतलब आपकी पार्टी सेटिस्फाइड है? पार्टी का सर एक स्टैंड होता है ना हर मसले पे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध के मेम्बरान का क्या स्टैंड है? खासतौर पर अगर मैं चाहे इस करारदाद के हवाले से बात करूं या इस मसले के हवाले से बात करूं, कौमी मसला है सर। कौमी क्रिकेट टीम के कैप्टन को न सिर्फ कैप्टनसी से, कप्तानी से हटाया गया बल्कि टीम से भी ड्रॉप किया गया है। मैं अपना इंडिविजुअल ओपिनियन दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी काफी क्रिकेट खेलता था और मैं भी काफी है ना मेरा शौक था कि मैं क्रिकेट के जो है ना रिकॉर्ड ठीक रखूं। तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स जो भी जब भी आउट ऑफ फॉर्म होते थे तो वो रेस्ट लेते थे, नेक्स्ट पे जाते थे, अपना फॉर्म वापस लाते थे और फिर कमबैक करते थे। तो आई पर्सनली बिलीव, जो मेरा जाती ओपिनियन है, कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखना चाहिए। सर, अगर आपको याद हो, आपकी पार्टी के सरबराह और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हमेशा अपनी बातों में ये कहा करते थे कि पाकिस्तान में क्रिकेट को ग्रास रूट लेवल से हम पॉलिश करेंगे और अच्छे प्लेयर्स को ऊपर लेके आएंगे, नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। हमेशा क्रिकेट के हवाले से उनकी कोई ना कोई बात हमेशा रहती थी। इसके अलावा यहाँ आपको एक और बात भी याद दिलाना चाहूँगा। 1987 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीत सका था, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त हुई थी, उसके बाद कप्तान इमरान खान ने रिज़ाइन कर दिया था और फिर ज़िया-उल-हक़ की स्पेशल रिक्वेस्ट पे उन्होंने कप्तानी दोबारा कबूल की थी। तो सर, पाकिस्तान में ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं हो, बल्कि अगर आप इमरान खान की यानी मैं कैरियर की बात करूं, कई दफ़ा
बाकायदा हुकूमतों ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप कप्तानी कबूल करें, आप इस टीम की कप्तानी करें। मतलब सर ये क्या ये बात दुरुस्त नहीं है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 87 में जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप आ रहे थे तो उसके बाद इमरान खान साहब ने रिजाइन दिया था, लेकिन फिर उन्हीं टीम मैनेजमेंट ने और वो समझे कि वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, और फिर इमरान खान ने अपने रिटायरमेंट का भी फैसला किया और वो रिटायरमेंट ली थी उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से। ना सिर्फ उन्होंने रिटायरमेंट का वापस लिया बल्कि वो एज अ कैप्टन है, और इवेंचुअली आपने 1992 का वर्ल्ड कप इमरान खान साहब की कैप्टनसी में जीते। सर लेकिन ज़िया-उल हक साहब की रिक्वेस्ट पे आए थे सर, ये बात तमाम मीडिया में थी, ज़िया-उल हक साहब की रिक्वेस्ट पे वो वापस आए थे, उस वक्त के प्रेसिडेंट। लेट मी कंप्लीट। सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, हर फील्ड में जो भी अपॉइंटमेंट्स हो वो मेरिट बेस्ड होती, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्योर मेरिट पे बिलीव करती है। तो सर मतलब आप लोगों का स्टैंड ये है कि जिस तरीके से पीसीबी ने ये फैसला किया है तो ये दुरुस्त फैसला है कि अगर किसी प्लेयर का फॉर्म नहीं है तो वो उसको कम बैक करने से है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सरफराज साहब का जो है वो कैरियर खत्म हो गया है, मैं तो नहीं कह रहा, ही कैन मेक अ कम बैक, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस करे और वो टीम में वापस आ सकता है। आपके जो आपने एग्जांपल देखेंगे, वसीम अकरम वकार यूनिवर्सिटी पे है ना टीम से ड्रॉप हुए थे और वो फिर उन्होंने अपना फॉर्म रिगेन करके वापस इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए उन्होंने। चले ठीक है। अच्छा इस पे बस लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से आपसे सरफराज अहमद के हवाले से आपकी पार्टी से कोई डिस्कशन हुई है या कोई यानी, क्योंकि सर ज्वाइंट अपोजिशन में आप लोग सिंध असेंबली में बैठते हैं लेकिन फिर भी कोई कभी ज्वाइंट स्ट्रेटेजी या मतलब कोई ऐसा मूव नहीं बनाया जाता? देखें मैं आपको बात बताऊं, एमक्यूएम अलग पार्टी है, उनका अलग नजरिया है, उनका अलग मैनिफेस्टो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलग एक पार्टी है, इसी तरीके से जीडीए अलग पार्टी है, उनका अलग मैनिफेस्टो है। लेकिन जहां ज्वाइंट अपोजिशन की बात होती है तो हम इकट्ठे हैं। आज जिस तरह इरशा पे आया, तमाम पार्टीज ने सपोर्ट किया और जिनके हुकूक के लिए लड़े, तो आज जो सरफराज की जो रेजोल्यूशन आई उस पर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुखालफत नहीं की। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बिलाल गफ्फार साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर सूबाई असेंबली हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। नाज़रीन अब इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा और मेंबर सूबाई असेंबली मोहम्मद हुसैन साहब, जिन्होंने आज ये करारदाद पेश की थी, यानी कल करारदाद जमा कराई गई थी, आज इस पर बहस हुई सरफराज अहमद के हवाले से, हम उनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हुसैन साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम इकबाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ, आप बताएं खैरियत से हैं? सर आज इस करारदाद पे बहस हुई और अभी आपकी कॉल लेने से पहले मेरी बिलाल गफ्फार साहब से बात हो रही थी, तो सर वो कोई क्लियर नहीं थे, मतलब इतना एक करारदाद पेश की गई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, लेकिन अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई क्लियर जवाब नहीं दिया जाता। वो कहते हैं जी बोर्ड का डिसीजन है, अगर हुआ तो हुआ, हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं सर आप? देखिए बात यह है कि सरफराज अहमद के साथ जो कुछ हुआ है, क्या अगर ये किसी पंजाब के खिलाड़ी के साथ ऐसा होता तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेते? अभी बिलाल गफ्फार साहब जो बात कर रहे थे कि जी इस पर स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दें, उस पर सियासत नहीं आनी चाहिए, तो अभी 4 दिन पहले पंजाब असेंबली में सरफराज नवाज को हटाने के लिए जो करारदाद पेश की जी, क्या ये स्पोर्ट्स को सियासत को एक करने के मुतरादिफ नहीं था? और दूसरी बात ये कि मैं जो ये करारदाद लेकर आया, सरफराज अहमद के साथ जो उनके साथ जो तजलील की गई, उनकी जिस तरह बेतौकीरी की गई और जिस भोंडे अंदाज में उनको कप्तानी से हटाया, ना सिर्फ कप्तानी से बल्कि टीम से निकाल दिया। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने T20 के अंदर मुसलसल 11 सीरीज जीती, 12वीं सीरीज अलग से जीती, जिसकी कामयाबी का रिकॉर्ड 78.04% है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक सीरीज के 3 मैच सरफराज नवाज को हरवा दिए गए, जानबूझकर ऐसे लोगों को टीम में डाला गया, डालकर सरफराज नवाज की टीम को हरवाया गया और ये तीनों मैच हरवा कर सरफराज नवाज को कप्तानी से भी फारिग कर दिया और टीम से भी निकाल दिया। अभी बिलाल गफ्फार साहब ये कह रहे थे कि जिसकी कारकर्दगी अच्छी ना हो वो रेस्ट कर ले, आराम कर ले, तो भाई मैं भी ये बताइए कि यही अजहर अली जिनको आज टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया,
जब पाकिस्तान की टीम एक यानी बुरे हालात में थी, भंवर का शिकार थी, इन्हीं अजहर अली साहब ने दोनों हाथ उठा दिए थे और कप्तानी से दस्तबरदार हो गए थे। तो ऐसी बहरानी कैफियत में सरफराज अहमद ही आए, उन्होंने 10वें नंबर से टेस्ट का जो रैंकिंग थी उस पर 7वें 6ठे नंबर पर लेकर आए, वनडे की उस रैंकिंग बेहतर करवाई और यही T20 की टीम थी जिसे उन्होंने नंबर 1 टीम बनाया। तो इतनी मेहनतें, कोशिशें, काविशें, सिंसियरिटी का नतीजा ये निकाला कि उनकी वीडियो चला दी गई कि लोग उनको धक्के मार रहे हैं, उनके टांगे उठा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ग्राउंड से निकलो। ये सारा क्या है? ये यानी मुल्क के लिए कारनामे अंजाम देने का ये नतीजा है। इस वजह से मैं ये करारदाद लेकर सिंध असेंबली में आया कि इनकी जो हक तलफी हुई है, बेतौकीरी हुई है, तजलील हुई है, ये आइंदा किसी खिलाड़ी के साथ नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तान का नौजवान था, पाकिस्तान का नौजवान है, सिंध का नौजवान है, कराची का नौजवान है, किसी के साथ इस किस्म की ज्यादती होगी। यही अभी बिलाल गफ्फार साहब जो इमरान खान साहब के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से जो फरमा रहे थे कि हम मेरिट चाहते हैं, याद होगा आपको इकबाल बुलंद भाई, मंसूर अख्तर जो इमरान खान का इतना चहीता खिलाड़ी था, मुसलसल वो नाकाम रहता था, लेकिन उसको बार बार अपने चहीते खिलाड़ी को इमरान खान खिलाते थे। तो ये जी मोहम्मद हुसैन साहब आप फरमाइएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। जी मैं ये कह रहा हूँ, तो ये जो सरफराज अहमद के साथ ज्यादती हुई है, दुनिया उनको तस्लीम कर रही थी कि बेस्ट कप्तान है पाकिस्तान का, जिसने अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता है, आपको चैंपियन ट्रॉफी जिताई, टेस्ट की चैंपियन ट्रॉफी जिताई। उस इतने अच्छे खिलाड़ी को इस यानी भोंडे अंदाज में निकालना, हमारा यही कहना था कि इनको फिल फोर। पूरी सिंध असेंबली ने मुत्तफिका तौर पर मेरी करारदाद को सपोर्ट किया, करारदाद को पास करवाया और उसके अंदर ये मुतालबा भी मैंने किया कि उनको फिल फोर टीम के अंदर लाया जाए। अभी जो ये लड़के खेल रहे हैं, वहाब रियाज, क्या कारकर्दगी है वहाब रियाज की, आमिर की क्या कारकर्दगी है, अजहर अली की क्या कारकर्दगी है, ये उमर अकमल और ये अहमद शहजाद, इनकी क्या कारकर्दगी है। इसी तरीके से 2-3 लड़के और हैं भाई, जिन लोगों ने ये 3 T20 मैच हरवा दिए, वो सारे के सारे शामिल हैं और मलबा डाला गया सरफराज अहमद को। तो ये प्री प्लान था कि ये 3 मैच हरवा दो तुम लोग और सरफराज नवाज की तो हम छुट्टी करते हैं। और सरफराज नवाज को निकालने के लिए मिसबा उल हक को लाया गया, वकार यूनुस को लाया गया और वो वसीम है, कौन है, डायरेक्टर हैं, क्या है, यानी डायरेक्टर खुद जाकर फैसलाबाद पहुंचकर बोल रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दो। मोहम्मद हुसैन साहब, लेकिन एक तरफ ये भी होता है, बाइज्जत तरीके से कप्तान से ये कहा जाता है कि भाई तुम थक गए हो, मुसलसल तुम 1-2 फॉर्मेट के अंदर रेस्ट कर लो। ये तो होता है। कौन सा इकबाल बुलंद भाई, कौन सा दुनिया का ऐसा बेस्ट क्रिकेटर है जिसके ऊपर बैट पेज न आया हो, बिल्कुल, जिसके ऊपर इस किस्म का के हालात नहीं हुए, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं किया जाता है जो सरफराज के। अगर कोई और बोल्ड कप्तान होता जो बहुत ज्यादा बोलने वाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला होता, तो आज कई प्रेस कॉन्फ्रेंस से आज तक ये सरफराज अहमद कर चुके होते, अपने ऊपर नहीं लेते कि मेरी कप्तानी बुरी थी, वरना हर सीरीज के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते। अगर बोल्ड होते तो सबको बैकफुट पे कर देते ये। मोहम्मद हुसैन साहब, माजी में भी ऐसा होता रहा है, अगर आपको याद हो तो, चाहे हम राशिद लतीफ की बात करें या जावेद मियांदाद की बात करें, उसके लिए भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से आवाज़ उठाई गई। लेकिन सर ये तमाम, अब तो खैर करारदाद भी पेश की गई है, लेकिन माजी में कभी ये आवाज़ उठाने से कोई रिलीफ नहीं नजर आया, चाहे जावेद मियांदाद की बात की जाए या राशिद लतीफ की बात की जाए। क्या कहते हैं आप? देखें इकबाल भाई, हम हैं पार्लियामेंटेरियन हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी इश्यूज हों, मसले मसाइल हों, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनको उठाएं और असेंबली के फ्लोर के ऊपर उसको लाएं। हो सकता है कि हम असेंबली के फ्लोर पे नहीं लाते, ये मैं काउंटर करने के लिए लेकर आया, इसलिए कि पंजाब असेंबली के अंदर ये करारदाद आई कि सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया जाए। इकबाल भाई, इससे पहले पंजाब असेंबली में ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं। जी बिल्कुल। जब पंजाब असेंबली कप्तान को हटाने के लिए करारदाद लाए, तो फिर ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। सरफराज अहमद कराची का सपूत है,
कराची का खिलाड़ी है, बिल्कुल। कराची की गलियों में उसने क्रिकेट खेली है, और इस कराची के नौजवान ने जाके पूरे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में सरबुलंद किया है। तो उनकी बेशक। जो बेतौकीरी हुई है, बेइज्जती हुई है, तजलील हुई है, हम उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हुसैन साहब, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर सूबाई असेंबली हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना था कि जिस तरह पंजाब में करारदाद पेश की गई तो बिल्कुल उसी तरह अब सिंध में सरफराज अहमद की हिमायत में करारदाद पेश की गई। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जब पंजाब असेंबली में ये करारदाद पेश की गई थी तो हमने अपने प्रोग्राम में सबसे पहले इस खबर को उठाया था, बल्कि इस पर हमने एनालिसिस भी किया था और मुख्तलिफ क्रिकेटर्स को और एनालिस्ट्स को लाइन पर लेके उनसे बात भी की थी कि ऐसा कभी माजी में हुआ नहीं कि किसी असेंबली में किसी क्रिकेट के खिलाड़ी के हवाले से मुखालफत के लिए कोई करारदाद पेश की गई हो। बहरहाल नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।